खुशहाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। पर शुरुआत करते हैं आपकी कुछ पर्सनल लाइफ से, आपके बारे में जानते हैं। आपका बर्थ कहाँ से हुआ और उसके बाद आपने स्कूलिंग की है तो, और कहाँ से फिर जर्नी कहाँ तक पहुँची? सबसे पहले तो शिराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस लायक समझा मुझे और अपने इस खूबसूरत शो पे आने का मौका दिया। मेरा जन्म, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, आज़ादपुर दिल्ली, आज़ादपुर मंडी के पास मेरा जन्म हुआ है। और मैंने जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है तो मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, मैं स्कूल कॉलेज नहीं गया हूँ। सिर्फ मैंने 2 क्लास पढ़ी, एक दूसरी क्लास पढ़ी है। तो मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब ये देखिए ना कि तीसरी चौथी क्लास का बच्चा कितने साल का होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जब मैं दिल्ली तो क्या कि मैं एक ही जगह जानता था जहाँ मैं पैदा हुआ, आज़ादपुर। तो मैं आज़ादपुर भाग आया। वहाँ ना मेरा कोई जानने वाला, ना कोई पहचानने वाला, और जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो आज़ादपुर बस डिपो के बगल से ही एक मंदिर है, वहीं एक चाय की दुकान आज भी है। मैं वो चाय की दुकान पे खड़ा रहा पूरे दिन, सारे दिन मैं उस दिन खड़ा रहा। और उसके बाद जब मैंने ये नहीं बोला कि मुझे काम करना है या मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूँ, मैं खड़ा रहा। उसके बाद उन्होंने पूछा मुझसे, बेटा अब क्यों खड़े हो? मैंने कहा मुझे भूख लगी है। बोले घर? मैंने कहा कोई घर नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे एक चाय ब्रेड दिया। तो वहीं रात को मैं उसी ब्रंच पे सो गया जहाँ लोग अक्सर बैठ के चाय पीते थे। धीरे धीरे सुबह फिर मैं वहाँ निकल आए। फिर मैंने कहा मैं काम करूँगा, चाय लेके जाना, चाय लेके आना, एक सिलसिला चलता रहा। एक बनियानी, एक निक्कर पहन के बच्चा, क्या छोटा ही था, इतना 9-10 साल का बच्चा मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता कितना समझदार होता है। गाने का शौक मुझे बहुत बचपन से ही था। मैं उनके यहाँ रेडियो था और रेडियो पर पहले बड़े गाने आते थे, तो रेडियो पर मैं गाने सुनता था। उस टाइम 90s के गाने, आशिकी के गाने, नज़र के सामने, मोहब्बत, इनायत वगैरह वगैरह गाने, यही सब गाने चलते थे। अमीन सानी साहब तो वो बड़ा बताते थे रेडियो पे कि जी हाँ दोस्तों, उनकी खूबसूरत आवाज़ से सजाया गया है ये वो, पता नहीं क्या। मैं वो कहना कि मुझे गाने का एक चाह थी बचपन से कि सिंगर बनना है। मैं किसी का बुराई नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे जीवन में जिन जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, मैं उनका हमेशा थैंक यू बोलता हूँ और थैंक्सफुल रहूँगा, हमेशा उनका एहसानमंद हूँ। कुछ ऐसा था कि एक चाय और एक ब्रेड, कभी 2 ब्रेड सारे दिन में, कभी कभार खाना नहीं मिलता था खाने को। तो क्या है ना कि बचपना तो बचपना होता है ना, चाय ब्रेड बन रहा है तो बार बार खाने का मन करेगा ना। तो फिर एक और अच्छे मित्र मिल गए हमारे, कुछ चाय पीने, साइकिल रिक्शा चलाने वाले दोस्त मित्र आते थे। फल की रेडी पे हम जहाँ चाय देने जाते थे, तो मित्रता हो गई थी कुछ 1-2 लोगों से। मूवी देखने का बड़ा शौक था, बच्चन साहब के शुरू से फैन थे। फिर मैंने साइकिल रिक्शा चलाना सीखा, मुझे नहीं आता था चलाना, साइकिल रिक्शा चलाना सीखा। फिर उसमें क्या है कि अपन मेहनत करते थे, लेकिन उसमें इतना गुजारा होता था कि भरपेट खाना खा लेते थे। रिक्शा चलाते थे तो वहीं का रिक्शा था, किराए पे लिया था, तो वहीं पीपल का पेड़ था, हमारे पहाड़ी अंकल थे, उनका ढाबा था। और उनके मतलब रात को मैं क्या था कि कोई दोस्त नहीं था, कोई यार नहीं था यार, ना कोई घर था। दुनिया काम करने के बाद रात को अपने घर चली जाती। हमारे पास तो घर भी नहीं था, फुटपाथ था। तो बोरा था, एक चादर था, और रिक्शे की जो सीट थी उसी को तकिया बना के रोज सो जाते थे। तो मैं वो 3 घंटे वहाँ किताबें बेचता था। अच्छा। हाँ, और मेरे का डेली का काम था किताबें बेचना। अच्छा, इस फुटपाथ पे बिल्कुल अलाउड नहीं था, तो जैसी पुलिस आ जाती थी, हम लोग फटाफट ऐसे उठाया, ऐसे बनाई और कंधे पे डाला और फटाफट निकल गए। पहले की फिल्में जो होती थी 90s में मूवीज या 80s में 70s की फिल्में, तो ऐसा नहीं जैसे हमारा कोर एंथनी देखी मैंने, तो वो चर्च के बाहर बच्चा छोड़ गए, तो बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन से बहुत इंस्पायर हुआ। हाँ, बच्चन कोई अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग बोल के दिखा सकते हो? आज खुश तो तुम बहुत हो गए कि आज मैं भूखा सोया। अच्छा, वही फिल्मी डायलॉग। हाँ, मैंने कहा कब तक इस तरीके से चुपचाप ऐसे ही खड़े रहोगे और कब तक मेरी आंखों से आंसू गिरते देखते रहोगे, बच्चन साहब का स्टाइल। अच्छा। तो मतलब
कोई होता नहीं था चर्च में, तो वो अकेले मदर मेरी के सामने रो रहे हैं, मम्मी की बहुत याद आती थी। तो नई दिल्ली से पश्चिम एक्सप्रेस चलती थी। हमने किसी से पूछा कि बम्बई जाने के लिए कौन कौन सी ट्रेन है, मतलब सफर दिल्ली तक नहीं था, दिल्ली तक सोच लिया था कि बम्बई तो पहुंचना है। हाँ, सपना था कि आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन साहब से मिलना है, अच्छा। एक दिन टीवी पे आना है और फिल्मों में गाना है। वाह, ये सपना था, पैशन था। काम चाहे मुझे रिक्शा चलाने का करना पड़े, बर्तन साफ करने का मिले, चाहे कोई भी मिला हो, मैंने काम कोई भी किया हो, चोरी और बेईमानी, काम में कभी बेइज्जती है होती नहीं है। नहीं, लेकिन मेरा जो गाने का पैशन था ना, वो नहीं छोड़ा, वो मेरा अमर था। किसी से पता किया कि भाई पश्चिम एक्सप्रेस मुंबई जाती है, तो हम तो क्या थे कि भाई दिल्ली वाले हैं, हमने कहा साला स्टेशन से पहले ही उतर जाएंगे। फिर मैंने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी चाय की दुकान पे काम किया। ये सब चीज़ों के दौरान एक दिन हमने कहा आज पश्चिम एक्सप्रेस से बॉम्बे जाएंगे। गए, गाने गा रहे हैं डब्बे में, सोचो, अच्छा, जनरल डब्बे में, क्योंकि रिजर्वेशन तो कोई उसमें नहीं देगा और एसी तो हमने कभी हिम्मत ही नहीं करी थी। गाने गा रहे हैं, स्टेज तो टीटी आ रहा है, कभी बाथरूम में घुस जा रहे हैं। जब वो शाम के टाइम हवा आने लगी तो हमने कहा अब देखो समंदर जी आ गए। अब भाई उतरने के बाद अब जाऊँगा, अब ऐसा तो है नहीं कि बॉम्बे से उतरने के बाद ही जैसे ही बॉम्बे स्टेशन पर उतरे वैसे सामने समंदर, ऐसा तो है नहीं। तो भाई हम चौपाटी पहुँचे। चौपाटी जाने के बाद वहाँ पब्लिक भीड़ देख के हमने कोई, तो हम चौपाटी पे गाना गा रहे हैं कि आदमी जो कहता है, आदमी जो शायद अभी कोई आ जाए पीछे से, अभी कोई आ जाए, गाने गा रहे हैं, कुमार शानू के गाने गा रहे हैं। ऐसा तो नहीं, पता नहीं था ना कि अभी स्टूडियो जाना है, ऑडिशन देना है, ये सब नहीं मालूम था। लेकिन भैया धीरे धीरे रात हो गई। अच्छा, धीरे धीरे रात हो गई। अब क्या होता है जब हम दूसरे शहर में जाते हैं ना, अपना शहर बहुत याद आता है, अपना गाँव याद आता है। बहुत रोए हम बैठ के पत्थरों पे, क्योंकि धीरे धीरे ना लोग चले गए। और एक टाइम आता है रात को ना समंदर का पानी भी ऊपर, जैसे चांद अपनी उस पे आता है, वैसे समंदर का पानी आने लगा। भाई भूखे प्यासे, सिर्फ 8 रुपए मेरी जेब में, और यहाँ करके ऐसे फोल्ड करके यहाँ तक हमने खर्च नहीं करेंगे इसको। 1.5 रुपए का बड़ा बहुत था वो टाइम, 1 रुपये 1.5 छोटा वाला। गए हम वहाँ, खड़े रहे यार, लोग खा रहे हैं, हम देख रहे हैं, पैसे नहीं थे। तो जो लोग छोड़ देते हैं ना, खा के फेंक देते हैं। भूख ऐसी चीज होती है, नहीं पता था। दिन बम्बई में 7 दिन भूखे गुजारे। लोगों का चोरी नहीं करी, किसी ने खाया, छोड़ा, डाल दिया, ठीक है, उसको हटा के खा लिया। भूख तो भूख है ना। उस टाइम ये नहीं देखते कि आप खाना खा रहे हैं, जूठा है क्या है। तो भाई पूछा करें कि रेखा जी का घर कहाँ है, तो किसी ने बोला वो पंचवटी में। अच्छा, पैदल जा रहे हैं, उधर रेखा जी के घर जा रहे हैं, समीर जी के घर जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। कुमार शानू का घर कहाँ है, बोले कि उनका घर कलकत्ता में है। ठीक है, जिसका जो मतलब कैसेट खरीद लेते थे, तो कैसेटों पे ना म्यूजिक डायरेक्टर उनकी फोटो होती थी, नाम भी होता था, जैसे ललित पंडित, जतिन पंडित, दिलीप सेन, समीर सेन, अन्नू मलिक, इनके घर देखने अब कोई मिलता ही नहीं था यार, कोई मिलने ही नहीं देता था। तो वो दौरान भी मैं इतना टूटा, ऐसा नहीं कि नहीं टूटा, मैंने कहा अब नहीं आएंगे साला इस शहर, बहुत डिसहार्टेड इंसान। हाँ, हमने कहा अब इस शहर में नहीं आएंगे, कोई मिलता भी नहीं है, कोई बताता भी नहीं है, और यहाँ पे लोग सब कोई किसी की बात नहीं सुनता है। तो वो एक मतलब फिर क्या हुआ, फिर हमने कहा पश्चिम एक्सप्रेस जिंदाबाद, वापस उसी से पहुंच जाएंगे। उस दिन आने के बाद सब धंधा चेंज कर दिया मैंने। अच्छा, बदरपुर बॉर्डर से ISBT और पुरानी दिल्ली से बदरपुर बॉर्डर 2 बसें 405 चलती थी, और बसों में चलते थे तो सबको उस्ताद जी सलाम, उस्ताद जी, कंडक्टर को उस्ताद जी, सब ऐसे करते थे। तो एक दिन तो चलती दोस्ती हो जाती, हमने कहा चलो आज बदरपुर बॉर्डर तक घुमाते हैं। ठीक है, दोस्ती हो गई तो टिकट विकेट अंदर, तो लाल किले, पुरानी दिल्ली स्टेशन, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट, होगल आश्रम, निजामुद्दीन, बॉर्डर फतेहाबाद चलता है, ये सब बोलना स्टार्ट हो गया। अच्छा। तो क्या हुआ कि कुछ लोगों ने बोला कि तू एक काम कर, तू हेल्पर ही करेगा। तो पहले क्या होता था, आगे का कंडक्टर पीछे का कंडक्टर सीट पे होते थे, एक लड़का पीछे होता था, एक लड़का आगे होता था, आवाज लगाना और सवारी को बिठाना, आवाज लगाना, सवारी को बिठाना, एक जर्नी वहां से दूसरी तरफ, एक जिंदगी मोड़। हम इतना चिल्लाते थे, मेरा रियाज, मैंने संगीत नहीं सीखा नहीं है, मैंने छोटा मोटा जो भी बेसिक ट्रेनिंग में आज गुरुजन जो मेरे हैं उनका आशीर्वाद है। तो मेरा जो रियाज था, वो रियाज कैसे, वो लोग बोलते हैं आपने क्या कहे,
मैंने वो गाने सुनता था और वो जो चिल्लाता था ना, लाल किले ब्रॉन्ज दिल्ली स्टेशन जाम थी, इस तरीके की जो आवाज लगाता था बदरपुर बॉर्डर से और यहाँ पुरानी दिल्ली ISPT से जिस गाड़ी पे, उसके बाद फिर मैंने वहीं से गाड़ी चलाना सीख लिया। कुछ साल मैंने ब्लू लाइन चलाई, हेल्परी कंडक्टरी करी और उसके बाद मैं गाने भी गाता था। फिर धीरे धीरे मुझे जमा नहीं, फिर मैंने कहा यार अब मैं रिक्शा चलाऊँ, तो लाइसेंस वगैरह बनवा के फिर मैंने ऑटो रिक्शा चलाना स्टार्ट किया। फिर ऑटो रिक्शा पे आ गए? परमानेंट ऑटो रिक्शा चलाया। ओके। ऑटो कितने साल? ऑटो रिक्शा 8 साल चला। 8 साल? ओह। तो मैंने रिक्शा चलाना शुरू किया और धीरे धीरे मेरी धर्मपत्नी से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, यहाँ पे अब ट्विस्ट आ गया कहानी में? हाँ, ट्विस्ट आ गया कि वो जो आप जो भाभी जी हैं, आप उनसे मुलाकात हो गई? हाँ, मुलाकात होगी, अच्छा लगा, एक दूसरे से स्कूल, मतलब ऑटो में? नहीं, स्कूल जा रही थी वो, पढ़ी लिखी फैमिली है उनकी, और तो बस ऐसे ही कहते हैं ना, ऊपर वाला मिलाने वाला है, मिल गए तो सब घर वाले राजी हुए, सब चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से, हमारी शादी हो गई। फिर उसके बाद जब शादी हो गई उसके बाद अपन रिक्शा चला रहे थे तो किसी ने बताया मुझे कि वहाँ ऑडिशन हो रहा है, ये मेरा रियलिटी शो एक्स फैक्टर में मुझे जाने का मौका मिला और वहाँ से मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। मेरी बेटी उस टाइम 2.5 साल की थी और फिर वहाँ एक मिला, फिर वहाँ से ऑडिशन ख़त्म करके मैं आ जाता था, रिक्शा चलाता था, चैनल बुलाता था, तब चले जाते थे। अच्छा। हर शहर का होता था राइट, क्योंकि ऑडिशन एक्स फैक्टर इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शो था जिसमें इतनी उम्र की कोई लिमिट नहीं थी। राइट। कोई वो नहीं था, इसमें हर किसी ने, हर उम्र के बच्चे बूढ़े जवान सब ने ऑडिशन दिए और आपको जजेस ने बहुत ज़्यादा तारीफ भी की और बहुत प्रेस भी किया। मतलब मैं संगीत सीखा नहीं था, मैं जब ऑडिशन की लाइन में खड़ा था तो रियलिटी शूट करने के लिए आदित्य नारायण, कुछ कैमरामैन आ रहे थे और कुछ लोग, मैं वर्दी पहन के और जूते भी फटे ही थे, शेप बड़ी थी, तो लोग हम्मा गा रहे हैं, कोई कुछ गा रहा है, कोई कुछ गा रहा है, कोई तान लगा रहा है। हम तो भैया गले में मुफ्फल डाल के खड़े थे। हमने कहा आज नंबर आ जाएगा, आज देख लेते हैं ऑडिशन देके। तो रियलिटी शूट करते हुए आदित्य नारायण ने पूछा कि भाई सर आप कैसे, क्या करते हैं? मैंने कहा सर रिक्शा चलाता हूँ। सुना है कि गाने की लाइन है, तो हम भी थोड़ा गा लेते हैं। और गाना सुना उन्होंने, हमें तुमसे प्यार कितना, मैंने वैसे वहाँ लेके गए आदरणीय श्री सतीश दत्त साहब, आदरणीय श्री मुकेश परमार जी, लेजेंडरी लोग, और एक्स फैक्टर की टीम, सोनी की टीम, फ्री मेंटल की टीम। कितना धन्यवाद करूँ इन लोगों का कि उतना मेरे लिए कम है कि इन लोगों की वजह से मुझे जीवन की एक मंजिल, मेरी जो मंजिल, मेरा बचपन का सपना था, उसका मुझे रास्ता मिला। और वहाँ से जब उन्होंने मुझे मौका दिया और मौका देने के बाद भाई मैं क्या धन्यवाद करूँ कि मेरे जीवन उस शो के बाद जब चेंज हुआ और पूरे हिंदुस्तान, दुनिया, देश में लोगों ने मेरी स्टोरी को और मुझे पसंद किया। तो विशाल एक बार वो गाना हो जाए जिसको मतलब तुमने अच्छा शो में सुनाया था, लोगों ने बहुत पसंद किया था। हाल क्या दिनों का पूछो। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। फिर एक्स फैक्टर के बाद आपको कौन सा शो मिला? मैंने राइजिंग स्टार स्पेशल एपिसोड कलर्स पे किया, शानुदा। हाँ। ठीक है, मैं शानुदा मेरे आइडल और मैं उनको भगवान की तरह है क्योंकि मैंने उन्हीं के ही गाने ज़्यादा, और तो दादा के साथ खड़े होने का मौका मिला। मैं नया कोई नया क्या आपके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? 2 फिल्मों में मैं ऑलरेडी प्लेबैक कर चुका हूँ, वो रिलीज़ नहीं हुई है। ओके। और भी कुछ प्रोजेक्ट हैं और कुछ मेरे गाने पंजाबी भी मैंने किए, कुछ भोजपुरी किए हैं। ऐसा होगा बच्चन साहब से भी मिलने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनसे भी मिलके ऐसा लगा ही नहीं कि वो अमिताभ बच्चन है, ऐसा लगा कि मैं किसी अपने बहुत पुराने मित्र से। विशाल, एक ऐसी चीज जो तुमने आज तक बहुत ही क्रेजीएस्ट चीज तुमने आज तक अपनी लाइफ में की? जब मैंने पहली फिल्म का गाना रिकॉर्ड किया शानुदा के स्टूडियो में, मुझे बहुत मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं जब मैं वो गाना डब हो गया था, मैं तो नाच रहा था। एक चीज जो तुम्हें बहुत ज्यादा डराती है? मुझे डराती है, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। एक ऐसी सी चीज जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते या आज तक नहीं की?
बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कुछ अपनी पर्सनल फैमिली की बातें नहीं शेयर करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तुम्हारा निक नेम? विकी। विकी, ओह माय गॉड। पास टाइम में जब फ्री होते हो तो क्या करना ज़्यादा पसंद करते हो? मुझे सबसे ज़्यादा मूवीज़ देखना अच्छा लगता है। बचपन की कोई ऐसी याद जो तुम्हें हमेशा मतलब याद रहती है और आज भी तुम उसको याद करते हो? जब मैं वो गांव में पढ़ता था ना, तो मेरे वो दोस्त, हम लोग बाग में जाते थे तोड़ने के लिए, आम चुराने के लिए, बेर तोड़ने जाते थे, टेबुल में नहाना। कोई ऐसा एक्टर जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद हो, तुम्हारा सुपर हीरो हो, और क्यों? आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन साहब। ऐसा, उनके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जी। अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या होते? मेरा सपना था कि मैं ब्लैक कमांडो बनूं, मार्शल आर्ट सीखना चाहता था। अगर आपको एक मौका मिले प्रधानमंत्री से मिलने का जी, तो आप उनसे क्या बात करेंगे? मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से यही कहूँगा कि देश में हर नागरिक पढ़ा लिखा होना चाहिए, और जो लोग रोड पे भीख मांगते हैं ना, वो बच्चे बूढ़े चाहे वो जवान हो, वो एक भी ना रोड पे नजर आए। सबसे पसंदीदा खाने की जगह? खाने की सबसे पसंदीदा जगह दिल्ली। दिल्ली में कौन सी? पीरागढ़ी। पीरागढ़ी। और कौन सी एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है? जब कोई लाउड तेज आवाज में बात करता है। आज तक सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट में क्या सुनने को मिला अपने बारे में? ज़्यादा तो कुछ नहीं मैंने ऐसा किया है, लेकिन लोगों ने कोई यही बोला है कि तुम लंबी रेस के घोड़े हो। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा विशाल जी, आप ये बताओ हमारे इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स से? शिराज भाई, आपके जितने भी सुनने वाले लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और सबको प्रणाम करता हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और मैंने देखा कि अभी बहुत सारे लोग जुड़े हैं आपके साथ जी। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, सिंगर भी हैं, और आप ये बहुत नेक काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं किसी न किसी की स्टोरी से अगर किसी इंसान को प्रेरणा मिले और वो कुछ पीछे ना जाके आगे चलना स्टार्ट कर दे, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तुम हमारे शो में आए और अपना कीमती वक्त दिया, हमें बहुत मजा आया आपके साथ शो में रहने का। और ये थी हमारे विशाल श्रीवास्तव की जर्नी, बहुत ही उतार चढ़ाव के साथ, बहुत खट्टी मीठी यादों के साथ, और बहुत ही ट्रेन के आने और जाने के सफ़र के साथ जो आपने देखी। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये स्टोरी वाकई में बहुत पसंद आई होगी, और आपको इस स्टोरी सुनने के बाद कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा, और पॉजिटिव होने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक ज़रूर पहुँचा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा।